ऑन विद इट। ओके, कौन कौन आ रहे हैं? किसके? हमेशा चांस होता है बेटे, इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये थोड़ी सी बात है, लेकिन पता कोई नहीं है सीआई का, दे कैन सरप्राइज अस, ठीक है? सो क्यों नहीं है? देखो, जो मुझे फीलिंग आ रही है, आई पर्सनली थिंक दिल बी वन क्वेश्चन ऑन मार्केट फेलियर टुमारो, ठीक है? किसी भी एंगल से मार्केट फेलियर पे इंशाल्लाह ताला। और अगर खुदा न खास्ता उस पे नहीं आता तो लेबर मार्केट कंफर्म आएगा इंशाल्लाह। राइट, दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, क्या कह रहे हो? लाइक आई सेड, सीआई इज अनप्रिडिक्टेबल। कोई पता नहीं है इनका, ठीक है? दे सरप्राइज अस। तो कल मुझे लगता है सबसे ज्यादा चांस इकोनॉमिक एफिशिएंसी का एक क्वेश्चन का है, सेकंड नंबर पे लेबर मार्केट का है, ऑन एंड ऑफ चांस शायद कंज्यूमर बिहेवियर पे कुछ आ जाए। मार्केट स्ट्रक्चर से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। सॉरी? पेपर कोई भी लीक फिलहाल मैथ के अलावा नहीं हुआ, बाकी सारी बातें हैं। अच्छा, अब उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं, वो फिर लीक थोड़ी होती है, हाँ। I know, but then again, CI's integrity is at stake. They'll do something about it. आप लोग इन चीज़ों के बारे में परेशान ना हो जो आपके कंट्रोल में नहीं है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, दे इन्वॉल्व टू मेनी पार्टनर्स और गड़बड़ हुई है। तो लेट्स सी हाउ स्कूल्स रिएक्ट टू इट, हाउ सीआई रिएक्ट्स टू इट। ये हमारे हाथ में नहीं है, तो हम इसके बारे में फिक्र नहीं करते। अब जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, मुझे, अच्छा जी, कुतुब साहब $100 में बेचने को तैयार हैं, कुतुब बी सीरियस। ऑलराइट, सो मैं आपको बता रहा हूँ, इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड मार्केट फेलियर एंड मोस्ट प्रोबेबली एक्सटर्नैलिटीज पे क्वेश्चन कल आने का बहुत चांस है, नेगेटिव या पॉजिटिव पे। राइट, पहली चीज। दूसरे नंबर पे लेबर मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन एंड ऑफ चांस कंज्यूमर बिहेवियर को भी अच्छी तरह यू नो कर सकते हैं आप। अब मेरे बेटे, मैक्रो की जहां तक बात है, अगेन एंड अगेन आई फील पॉलिसीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन, इनमें से कहीं से एक चंक में से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक हो गया? तो हमने इसी की ज्यादा प्रैक्टिस की है। जी अभी, हाँ। बेटे, लास्ट ईयर भी हमने यही सोचा था, पेपर 2 और पेपर 4 में सेम क्वेश्चन आया था। नॉट ओनली द सेम टॉपिक, सेम क्वेश्चन। सो सीआई कैन सरप्राइज यू। लेकिन सेम, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन P2 में भी और P4 में भी आया था। हाँ, हो जाता है, हो जाता है। यस, सॉरी अभी, हाँ। मार्केट स्ट्रक्चर्स तो लाजमी एक क्वेश्चन आ रहा है, मैं तो आपको चॉइस की बेस पे आसान चैप्टर्स करवा रहा हूं ना, ठीक है? जिनके ज्यादा प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस हैं। ऑलराइट, सो अगेन आई विल रिपीट, मुझे लगता है आपका सेक्शन बी इंशाल्लाह ताला इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड मार्केट फेलियर्स में से मोस्ट प्रॉब्ली एक्सटर्नैलिटीज पे क्वेश्चन आएगा। उस पे ना आया मैं 95% चांसेस उसके दे रहा हूँ। फिर आगे लेबर मार्केट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और खुदा ना खास्ता उस पे भी नहीं आता तो कंज्यूमर बिहेवियर पे आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद मेरा बेटा, मैक्रो में पॉलिसीज अभी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और उसके बाद जी, आपके आखिरी 5 यूनिट 6 to 10, फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट टू ग्लोबलाइजेशन में से क्वेश्चन आने का चांस है। प्रोटेक्शनिज्म वगैरह का डायग्राम सब करेंगे मीन आज। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, मैं आपको पेपर वाइज करवा रहा हूं ताकि कल जो मुझे लगा था कि सर कामरान के एसेज वर बिकमिंग अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग फॉर यू गाइस, स्पेशली जिन्होंने नहीं पढ़े हुए थे, वरना वो बड़े सीक्वेंस्ड हैं, बच्चे जरा कंफ्यूज हो रहे थे, तो इसलिए मैं पेपर से डायरेक्टली और मार्क्स स्कीम्स के साथ आपको करवा रहा हूं ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े। आई डोंट वांट टू ब्रेक योर कॉन्फिडेंस ऑन द लास्ट नाइट। सो लेट अस स्टार्ट जी। मैं रैंडमली पेपर्स उठाऊंगा एंड पहले अपने वेरिएंट्स करेंगे, फिर दूसरे वेरिएंट्स को देखेंगे, क्योंकि हमारा वेरिएंट पता नहीं क्यों जरा आसान होता है मेरे हिसाब से। सो लेट अस गो टू समर 23 वेरिएंट 42।
ये पेपर खोल रहा है, इतनी देर में इसकी मार्क स्कीम खोल लेता हूँ ताकि हमें कहीं रेफरेंस लेना पड़े तो हम उसको वेरीफाई कर सकें। जी मेरे बच्चों, अब जरा क्वेश्चन देखिएगा, सेक्शन बी, और अपनी चॉइस कीजिएगा। आई एम श्योर यू विल चूज विच क्वेश्चन। शाबाश, नंबर टू, शाबाश, गुड। सिंपली इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड मार्केट फेलियर्स पे क्वेश्चन है। डू यू वांट मी टू गिव यू अ क्विक स्केच ऑफ दिस? एक नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी और एक पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी। यूज ऑफ पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल में आप नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी का डायग्राम बनाएंगे। यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में उसको मेरिट गुड्स कंसिडर करके पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी का डायग्राम बनाएंगे, और फिर दो पॉलिसी करा दूं। हाँ, मैं आपको छोटा सा स्केच कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। आज हमारे पास 4 क्लासें हैं, जरूरत पड़ी तो 5 भी कर लेंगे, कोई इतना इश्यू नहीं है। लेट्स सी जी, इसी डॉक्यूमेंट को चलाते हैं जो हमने कल खोला हुआ था। और जी बच्चों, अब ये देखो क्वेश्चन आ गया आपका। अब जरा इसको अच्छी तरह समझिएगा कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, क्योंकि आपको सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आने का चांस है। अब वो कह रहे हैं जी, इंक्रीज यूज ऑफ ईवीज इज इनकरेज्ड एज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट क्लाइमेट चेंज पॉलिसी। क्लाइमेट का वर्ड जैसे ही आया, एक्सटर्नैलिटीज, फिर उसने खुद बता दिया, बिकॉज दे क्रिएट fewer lesser negative externalities than diesel and petrol gas vehicles. Evaluate with the help of a diagram two policies that a government may use to encourage the use of electric vehicles. सबसे पहले नॉलेज प्लस एनालिसिस के 14 मार्क्स हैं, बहुत बड़ा स्कोप है आपके पास। और जैसे ही आप किसी भी पॉलिसी की लिमिटेशन लिखना शुरू करोगे, वहां पे आपको इवैल्यूएशन के स्कोर मिलना शुरू हो जाएंगे। और जब आप क्या उसको बोलते हैं, कंक्लूजन करोगे, 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो हर क्वेश्चन का यही स्केच है। अब जरा कुछ बच्चे मुझे मैसेज किए जा रहे हैं, लेट मी जस्ट क्विकली चेक व्हाट डू दे वांट। अच्छा, यही, प्लीज लेट मी इन, ठीक है। राइट बच्चों, तो पहला क्वेश्चन जो आज हम देख रहे हैं, समर 23 अपने वेरिएंट का, इंक्रीज यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कम एक्सटर्नैलिटीज करते हैं कंपेयर टू डीजल एंड पेट्रोल व्हीकल्स। उसने कहा जी, इवैल्यूएट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम या डायग्राम्स, हम तो काफी सारे बनाएंगे, टू पॉलिसीज गवर्नमेंट में यूज टू इनकरेज द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो पॉलिसीज पे तो आप बच्चों की मेरे ख्याल में काफी ग्रिप है। लेट्स स्टार्ट विद, सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, सबसे पहले आपने बताना है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। अपने आप के आंसर की तरफ उसको लेके आओ। एक्सटर्नैलिटीज आर अ मार्केट फेलियर, ताकि आपका आंसर स्टैंडर्ड वाला बन जाए। अब आपने डिफाइन कर देना है मार्केट फेलियर को। व्हाट इज मार्केट फेलियर? when demand and supply market forces fail to allocate resources in an optimal manner. Some goods are overproduced and consumed, some goods are underproduced and consumed. This negative externality case is allocative inefficiency. Yes मेरा बेटा, हमेशा क्वेश्चन को अपनी तरफ लेके आओ। So negative externalities are a case of market failure. Therefore, before understanding how this occurs, let's understand market failure. तो market failure define करो. A situation where market forces fail to allocate resources in an optimal manner, society's welfare is not maximized. This is mostly due to allocative inefficiency. ठीक हो गया जी दानियाल? जी जी, दोनों का करेंगे, दोनों का करेंगे, दोनों का करेंगे। तो अब एलोफो एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली वही चंद पॉलिसीज है जो बार बार हमने यूज करनी है।
तो अब एलोकेटिव एफिशिएंसी के क्राइटेरियंस आप बताएंगे। एलोकेटिव एफिशिएंसी इज, बेटे देखो, दोनों की आपने करनी है तो दो भी बहुत हो जाएंगी, आंसर बहुत लंबा हो जाएगा, समझ रहे हैं? अमल कर लो बेशक, लेकिन टाइम भी देखना। अच्छा, एक तो थोड़ा सा टाइम सेविंग टिप मेरे ख्याल में, सेक्शन ए 32 मिनट्स एम करो और मैक्स 35 मिनट्स में खत्म कर दो। उससे आप जितना भी टाइम लगाओ स्कोर उतना ही आता है। ठीक है, सेक्शन बी और सी पे टाइम दो जी मेरा बेटा। आई डू सम ऑफ देम विद यू, डोंट वरी। तो सबसे पहले आपने एलोकेटिव एफिशिएंसी के क्राइटेरियंस बताए। एम सी इज इक्वल टू प्राइस या ए आर, डिमांड कर्व। मार्जिनल सोशल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल सोशल बेनिफिट, एंड कंज्यूमर सरप्लस प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस इज मैक्सिमाइज्ड। समझ आ गया? और इसका वही डायग्राम जो मैं कई बार आप लोगों को करवा चुका हूं, सिंपल डिमांड एंड सप्लाई वाला, ये तो आपने ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में ना इकोनॉमिक एफिशिएंसी के ड्रॉ करना है फॉर एलोकेटिव एफिशिएंसी। जी मेरा बेटा। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? आखिरी यूनिट की, हर एडिशनल यूनिट की। आई, बिल्कुल चलेगा, डोंट वरी। ठीक है जी। अब तीनों क्राइटेरियंस पूरे हो रहे हैं। एमएससी एमएसबी के बराबर है, प्राइस एमएससी ही एमसी होता है, प्राइस अपना मार्जिनल कॉस्ट होता है, तो बेसिकली प्राइस और एमसी बराबर हो गए, और कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस भी मैक्सिमाइज्ड हो गया। तो यहां तक तो हर क्वेश्चन का ऑलमोस्ट सेम स्टार्ट है। आपने मार्केट फेलियर डिफाइन किया, एलोकेटिव एफिशिएंसी बताई क्योंकि एक केस ऑफ एलोकेटिव इनएफिशिएंसी है। अब यहां पे हम जा रहे हैं जी, वो कहता है जी डीजल और पेट्रोल व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कंपैरिजन। तो हम पहले डीजल एंड पेट्रोल व्हीकल्स का करेंगे। पहले थोड़ी सी थ्योरी अच्छी तरह लिखनी है। डीजल एंड पेट्रोल व्हीकल, जी जी मेरा बेटा। यस मेरा बेटा, मैंने आपको दो तीन बार बताया, मेरे हिसाब से उन्होंने गलत किया। लेट्स ट्राई टू नॉट रिपीट रिडंडेंट क्वेश्चंस टुडे, ठीक है? आप लोग, आई नो यू वांट रीअश्योरेंस, आई हैव टोल्ड यू, सो बिलीव मी। डीजल एंड पेट्रोल व्हीकल्स आइस इंजन बेस्ड होती हैं, इंटरनल कंबस्शन इंजन, नहीं भी पता? तो इनकी वजह से बहुत ज्यादा एमिशंस होती हैं, कार्बन एमिशंस, ठीक है, जिसकी वजह से पोल्यूशन, ठीक है, एंड नॉइज इनका बहुत ज्यादा होता है। तो रोड्स पे कंजेशन तो दोनों तरह की व्हीकल से होती है, लेकिन डीजल एंड पेट्रोल व्हीकल्स आर नोन फॉर हाई एमिशन, स्पेशली अगर वेल मेंटेन्ड इंजन नहीं है तो और ज्यादा पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन हो रही है, नॉइज पोल्यूशन हो रही है। तो थर्ड पार्टीज के लिए सोशल कॉस्ट, एक्सटर्नल कॉस्ट मिला के, इज ग्रेटर देन प्राइवेट कॉस्ट। अब कंज्यूमर्स जो डीजल पेट्रोल व्हीकल चलाते हैं, उनको अपनी ड्राइव से मतलब है, अपने काम पे पहुंचने से मतलब है, उन्हें कोई कंसर्न नहीं है कि जी थर्ड पार्टीज को कितना धुआं बर्दाश्त करना पड़ रहा है। प्राइवेट सेक्टर इग्नोर्स प्राइवेट कॉस्ट इन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। तो यहां पे सोशल कॉस्ट विल बी ग्रेटर देन प्राइवेट कॉस्ट। ओवर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रही है, ओवर कंजम्पशन हो रही है, ये मार्केट फेलियर है। टू मेनी स्कार्स रिसोर्सेज आर बीइंग एलोकेटेड टू सच आइस इंजन कार्स। बेटे समझ आ रहे हैं? कोई मसला? अब जरा तसल्ली से हम डायग्राम बनाएंगे। ये सिंपल डिमांड्स लाए हैं, इनको अपने लिए मुश्किल ना, नहीं मेरा बेटा, वो प्रोडक्शन का, कंजम्पशन हमेशा डिमांड से है। प्राइवेट बेनिफिट कंसिडर कर रहा है ड्राइवर, डीजल एंड पेट्रोल व्हीकल वाला। सप्लाई को यहाँ एमएससी लिख दो, हम एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पे एक मीडियम मार्केट का था, प्राइस कॉस्ट बेनिफिट, आप खाली पी लिख दें तब भी ठीक है।
राइट जी, अब जरा देखते जाओ। डिमांड मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट थी, जो कि डीजल और पेट्रोल व्हीकल चलाने वाले का था। सोसाइटी को एक्सटर्नल कॉस्ट पेश हो रही हैं, पोल्यूशन वगैरह भुगतनी पड़ रही है, उनका बेनिफिट कम है। तो D1 इज मार्जिनल सोशल बेनिफिट, यानी MPB माइनस MEC, मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट। और ये बन गया इक्विलिब्रियम ऑप्टिमम, प्राइस ऑप्टिमम, क्वांटिटी ऑप्टिमम। हम सिर्फ मार्केट फेलियर हाईलाइट कर रहे हैं, ये ओवर कंजम्पशन हो रही है। ठीक है मेरा बेटा, अब चाहे आप यूं करके डेड वेट लॉस का एरिया भी शो कर सकते हो। एवरीवन क्लियर ऑन दिस? अब एक बच्चे ने कहा था कि सर में डायग्राम्स की एक्सप्लेनेशन भी थोड़ी सी आज बताएं, तो आई डू दैट। मेरे बच्चे सिंपल माइंड में रखो कि भाई डायग्राम शो क्या कर रहे हैं। इनिशियल इक्विलिब्रियम वाज एट E1 EM, price was PM, and quantity of diesel and petrol vehicles consumed was QM. If we exclude external cost from MPB, society's benefit is less than private benefit. Demand curve will shift to D1, price will fall, quantity will fall. Market failure is overconsumption from QM to Q optimum. Highlighted area is dead weight loss. समझ आ रहा है मेरे बेटा? किसी को प्रॉब्लम आ रही हो? ये नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी है जी मेरा बेटा। सॉरी, एक बच्ची पूछ रही थी कुछ। अमल, मैंने जो वर्ड देखा है वो यूज है, दोनों जगह पे यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यूज ऑफ डीजल व्हीकल्स। कहीं पे भी उसने प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डीजल व्हीकल नहीं कहा। आर यू फॉलोइंग द पॉइंट? या अब हम चलते हैं ईवीज पे। अब इसके बारे में आप क्या बोलोगे? दे आर बेस्ड ऑन लिथियम बैटरी टेक्नोलॉजी। नहीं पता तो बैटरी टेक्नोलॉजी लिख दो। दे हैव वेरी नॉन एग्जिस्टेंट नॉइज एंड वेरी ऑलमोस्ट जीरो एमिशंस। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट दे विल कॉज ट्रैफिक कंजेशन, बट पोल्यूशन, कार्बन एमिशन, noise and air pollution will be way less than, sorry, sorry, MPB और MSB को सप्लाई कर्व हमने प्रोडक्शन के लिए होता है बेटे, वो उसको हमने MSC लिखा है, प्राइवेट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट, यानी हम प्रोडक्शन की एक्सटर्नल कॉस्ट को इग्नोर कर रहे हैं। डिमांड कर्व प्राइवेट बेनिफिट कर्व था, सोसाइटी को एक्सटर्नल कॉस्ट पे करनी पड़ रही थी, उनका बेनिफिट कम था, इसलिए लेफ्ट पे शिफ्ट हुआ। कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी इज ऑलवेज शोन ऑन डिमांड कर्व, प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी इज ऑलवेज शोन ऑन सप्लाई कर्व। बच्चे समझ आ गई? ओहो, मैंने गलत कर दिया, मैंने प्रोडक्शन वाला लिख दिया, आई एम सॉरी। MPB इज ग्रेटर देन मार्जिनल सोशल बेनिफिट। सॉरी सॉरी सॉरी, वो रूटीन में लिख किया था। समझ आ रहे हैं? अब क्लियर हो गया सबको? प्लीज पूछ लें, आखिरी रात है, लेट्स क्लैरिफाई। नहीं मेरा बेटा, सोसाइटी को तो एक्सटर्नल कॉस्ट समझ आ गई है। ओके, एनी क्वेश्चंस? जी जी अनस। जी जरूर कर लो, बिल्कुल बातों में ही हो जाएगी। जैसे मैंने बताया, ईवीज में जीरो एमिशंस ऑफ कार्बन है, पोल्यूशन ना होने के बराबर है, नॉइज भी नहीं है। यस, रोड, दो रोड कंजेशन कॉज करती है, बट किसी भी स्टेज पे वो नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन नहीं करती। सो दे आर वेरी एनवायरमेंट फ्रेंडली। हाँ जी, क्या कह रहे हो? यही तो मसला था, डिमांड ज्यादा थी। अगर एक्सटर्नल कॉस्ट कंसिडर होती तो सोसाइटी के बेनिफिट कम होने से लेफ्ट पे शिफ्ट होता। यही तो मार्केट फेलियर है। जी मेरा बेटा।
डीजल व्हीकल्स के यूज करने की नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी, स्पिल ओवर इफेक्ट। एग्जैक्टली exactly. इसमें पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी है। समझ आ रहा है सबको? अब अगर कहीं प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लें, आखिरी रात है। देखो, दो जगह होती हैं जहां आप ये शो कर सकते हैं। आप ये वाला इलाका भी शो कर सकते थे, लेकिन बेटर टेक वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स। ये आपकी एक्सटर्नल कॉस्ट है जो सोसाइटी को फेस करनी पड़ रही है, उसकी वजह से इतना एरिया डेड वेट लॉस हो रहा है, शेडेड एरिया। ठीक है बेटे, समझ आ गया या नहीं? Okay. Positive consumption externality are positive spillover effects on third party as a result of consumption of a good or service, which are more benefits for society compared to the user, the consumer. ठीक है, तो इस केस में MSB is greater than MPB। इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले का जो बेनिफिट है उससे ज्यादा बेनिफिट सोसाइटी को मिल रहा है। प्राइवेट बेनिफिट तो पहले ही मिल रहा था सोसाइटी को, वो भी कंज्यूमर भी सोसाइटी का हिस्सा है। एक्सटर्नल बेनिफिट के पोल्यूशन भी नहीं हो रही, सोसाइटी को काफी ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है कंपेयर टू मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट, एक्सटर्नल बेनिफिट्स एग्जिस्ट होने की वजह से। समझ आ रहा है मेरे बच्चों? ओके, अब इसका डायग्राम करते हैं और मैं इसको नीचे ले आता हूं ताकि आप लोगों को थ्योरेटिकली इसमें कंफ्यूजन ना आए। जी, अब जरा आप में से कोई मुझे बनवाओ, लेबल क्या करूं? पीसीबी और इधर क्वांटिटी। पहले मैंने लगाया डिमांड कर्व, इसको क्या लिखूं? एमपीबी। और सप्लाई, हम प्रोडक्शन को नहीं देख रहे तो ये बनेगा एम एस सी। तो ये बन गया इक्विलिब्रियम मार्केट, ये प्राइस मार्केट। असल तो ज्यादा अच्छा है, असल तो ज्यादा अच्छा है। एमपीसी इज इक्वल टू एमपीसी प्लस एमएससी, दोनों है ये, ठीक है ना? राइट। अब सोसाइटी को कंपेयर टू इलेक्ट्रिक व्हीकल ड्राइवर ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, एक्सटर्नल बेनिफिट मिल रहा है। तो सोसाइटी का टोटल बेनिफिट प्राइवेट प्लस एक्सटर्नल बढ़ेगा, एमएसबी पे आ जाएगा, ब्रैकेट में लिख देना एमपीबी प्लस एमईबी। ठीक है जी, अब इक्विलिब्रियम ऑप्टिमम पे आ जाएगा। ये हुआ नहीं, हम सिर्फ दिखा रहे हैं कि मार्केट फेलियर कितना है। ठीक तो पॉलिसी से करना है ना ऑप्टिमम। तो यहां से क्यू एम टू क्यू ऑप्टिमम अंडर कंजम्पशन है इनकी, और पहली पे ही कर दो। ये आपका इसी पे दिखा सकते हो, लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे ख्याल में, अलग बनाओ। बना दो, यहां पे सब्सिडी दे दो, यहां पे सप्लाई कर्व आ जाएगा, बिल्कुल सही है। डेड वेट लॉस के लिए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। अब हम आते हैं गवर्नमेंट इंटरवेंशन पे, और प्लीज चार चार बातें याद कर लो इनकी। सबसे पहले डीजल एंड पेट्रोल व्हीकल्स पे इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, एन नहीं डाला मैंने। इनडायरेक्ट टैक्स ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। इनडायरेक्ट टैक्स, दो दो चीजें करो ना। इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन डीजल व्हीकल, पेट्रोल व्हीकल। इससे चार बातें। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, जिससे सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट होगा, हम क्वांटिटी कम कंज्यूम होगी प्राइस बढ़ने से, और हम ऑप्टिमल के पास आ सकते हैं। एक मिनट जी। अमल क्या कह रहे हो? ये कल वाला क्वेश्चन जो आपने पूछा था ग्रुप में भी। आई वुड पर्सनली कीप देम सेपरेट मेरा बेटा।
आप कह सकते हो कि इसके रेवेन्यू को यूज करके सब्सिडाइज कर दो ईवीज को, या आई विल बी टोटली ओके विद दैट। जी, अब बेटे एक बच्चा पूछ रहा हो तो दूसरा जरा वेट किया करो, अब बोलो। एग्जैक्टली करें, आपने कई बार किया हुआ है, सो विदाउट फियर करें। जी 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 बेटे। बिल्कुल लिखें, इसका मकसद ही ये एक्सटर्नैलिटीज को इंटरनलाइज करना है, कंज्यूमर पे डालना, प्रोड्यूसर पे डालना, थर्ड पार्टी से हटा के। नहीं, इसमें प्रोडक्शन की हम नहीं कर रहे ना। ठीक है, मैं वही वही करवा रहा हूँ, वही करवा रहा हूँ मेरे बेटा, थोड़ा सा वेट करो। सबसे पहले इनडायरेक्ट टैक्स मैं आपको ना तरतीब से करवा रहा हूँ। कॉस्ट राइज होगी, सप्लाई रिड्यूस होगी, लेफ्ट पे शिफ्ट होगी, हम ऑप्टिमल पॉइंट के पास आ जाएंगे। यस मेरा बेटा। हाँ हाँ बिल्कुल एग्री। जी मैं सारा करवाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है जी, अब जरा तसल्ली से। कॉस्ट राइज, सप्लाई रिड्यूस, ऑप्टिमल पॉइंट पे आप पहुंच गए। टैक्स कितना होना चाहिए? इक्वल टू MEC। तब जाके हमारा मकसद पूरा होगा। फिर जी गवर्नमेंट को रेवेन्यू आया, जिसको वो यूज कर सकते हैं अदर, हाँ, मेरिट गुड्स वगैरह पे, या सब्सिडाइजिंग ईवीज वगैरह पे, एटसेट्रा। राइट जी। कॉस्ट राइज, सप्लाई रिड्यूस, ऑप्टिमल पॉइंट, 2 पॉइंट्स शुड बी इक्वल टू MEC, ताकि हम ऑप्टिमल पॉइंट पे आ जाए एक्सटर्नल कॉस्ट कैलकुलेट करना करके। रेवेन्यू आएगा जिससे दूसरी चीजों पे यूज करेंगे। अब बट क्यों ये कामयाब नहीं होंगे? नंबर वन, इन इलास्टिक डिमांड। अब इसमें क्या लिखो? पीपल आर वेरी यूज टू diesel and petrol vehicles. There is already infrastructure, petrol pumps, diesel pumps available everywhere. It will be difficult for them to switch. Demand may be inelastic. जी जी बिल्कुल, शाबाश, ये भी यूज कर सकते हो कि कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस का दूसरा मसला, MEC। शाबाश। डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, इसकी कोई मार्केट प्राइस नहीं है, गवर्नमेंट को शैडो प्राइसिंग करनी पड़ेगी। शाबाश। इन्फ्लेशनरी, अब देखो आप लोगों को ये सब याद हो गया तो दिस इज वेरी गुड। और इसके अलावा रिग्रेसिव इन नेचर। ठीक है, शाबाश, गुड, इसलिए आखिरी दिन ये क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि आपके माइंड में और बैठ जाए। अब मेरे बेटे इधर ही हम आते हैं, एडवर्टिजमेंट कैंपेन। इसको आप यूज कर लें बेशक दोनों के लिए, कि पॉजिटिव एडवर्टाइजमेंट कैंपेन फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड नेगेटिव एडवर्टाइजमेंट कैंपेन फॉर डीजल व्हीकल्स। समझ आ गया? इसके फायदे नुकसान वही चार चार हैं जी। क्या फायदा है? इंफॉर्मेशन, यस, इंफॉर्मेशन फेलियर एलिमिनेट होगा। इन्फो फेलियर, मैस रीच है, पूरे मुल्क में आप बता सकते हैं मीडियाज के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स, पोस्टर्स, नियॉन साइंस, सेमिनार्स। उसके अलावा जी, डिमांड फॉल्स स्पेशली इन लॉन्ग रन, क्योंकि ये एक पॉजिटिव नज है। नज थ्योरी का वर्ड इज इंपॉर्टेंट। हाँ जी, जी जी, ये दोनों को इकट्ठा करो ताकि इतना लंबा कोई आंसर हो ही ना। बट मसला क्या है जी? कॉस्ट, उसके बाद जी अपॉर्चुनिटी, कॉस्ट, रॉन्ग मीडिया, इनफेक्टिव कैंपेन, और इफेक्ट कब आएगा? लॉन्ग रन में। टाइम लैग्स हैं इसमें, लॉन्ग रन इफेक्ट। अब मेरे बच्चों समझ आ रहे हैं? इसी तरह अब मेरे ख्याल में सब्सिडीज करवाने की जरूरत नहीं है, आप लोग सब्सिडीज का करें, उसका डायग्राम भी बनाएं। कॉस्ट कम होगी, प्राइस कम होगी, ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अफोर्ड कर सकेंगे।
यस, शिफ्ट कर दे राइट पे, बिल्कुल ठीक है। डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट होगा, फुल इंफॉर्मेशन वाला, परसीव बेनिफिट्स वाला, ठीक है, एक्चुअल बेनिफिट्स वाला। सब्सिडीज का एक बार सुन लें और क्लास इसको खत्म करते हैं इस क्वेश्चन को। सब्सिडीज के केस में आपने कितनी सब्सिडी देनी है? नहीं बेटे, इसमें हमेशा बोलना है MEB के बराबर में। ये उसकी फिर लिमिटेशन में लिखो ना, इक्वल टू MEB सब्सिडी दें, उससे कॉस्ट रिड्यूस, प्राइस रिड्यूस, मार्केट फेलियर दूर, लोग ज्यादा कंज्यूम करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। अब वो थोड़ा सा हमारे बजट, यार ये फिर आ गया उल्लू का पट्टा, वो हमारे बजट में आ जाएंगी, ठीक है, अफोर्ड कर सकेंगे लोग ज्यादा। अब यहीं पे साथ में कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सॉरी उल्टा करेंगे, बट क्या क्या मसले हैं जी सब्सिडी के? कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अदर एरियाज पे आप स्पेंड नहीं कर सकोगे, राइट जी। उसके अलावा जी MEB डिफिकल्ट टू एस्टिमेट, शाबाश। रिग्रेसिव इन नेचर, जो लमसम सब, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, अम्मी मैं क्लास से चाह, अम्मी मैं क्लास से चाह, वालेकुम सलाम जी। रिग्रेसिव इन नेचर, उसके अलावा जी MEB कैलकुलेट नहीं होता, मिसयूज, इनएफिशिएंसी। समझ आ गया मेरे बच्चों? अब आपको ये चीजें इंशाल्लाह रटी होनी चाहिए। अब मुझे बताएं, कंक्लूजन हम क्या देंगे? Government can use various policies. Some will work faster, like taxes and subsidies. Some will work slower, like awareness campaigns. But government also lacks full information and may fail. So, totally eliminating the market failure will be impossible. They will have to provide infrastructure for electric vehicles like charging points, etc., availability of lithium batteries, etc. Otherwise, लोगों के लिए switch करना बहुत मुश्किल होगा. So it will take long term effort before this switch can happen. जी जी मेरा बेटा जी। अब ये फिर कोई आ गया, हालांकि मैंने तो एंटर नहीं किया उसको। जी जी बोले, साद के नाम से। अच्छा जी बोले, शाबाश। बच्चों प्लीज, दिस टुमारो इज अ पेपर, स्टॉप डिस्टर्बिंग माय क्लास। जी जी बोले बोले, नासिर मासिल। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो आपके अपने ऊपर है ना कि हाउ वेल यू कैन एक्सप्लेन, गुड। जी अब बच्चों ये क्वेश्चन हो गया, अब हम चलते हैं इसी पेपर के सेक्शन सी पे। अब जरा तसल्ली से चूज करें, एक क्वेश्चन बहुत आसान है, एक क्वेश्चन रिलेटिवली स्मॉल स्कोप है। 5 is the best question. Evaluate the effectiveness of using monetary policy to reduce the rate of inflation and how this policy, किसके? फॉरेन एक्सचेंज का तो नॉर्मल बेटे ग्राफ बनेगा वही, नहीं नहीं नहीं, इसमें वो ग्राफ नहीं है। जी मेरा बेटा, जी बेटे बोलें। हाँ हाँ, जे के मैं करता हूँ एक्सप्लेन। अच्छा, नंबर 5, यू गाइस ऑल फील फुली कॉन्फिडेंट कि मैं इसको बिल्कुल टच ना करूं? अगर कहते हो, अगर कहते हो तो कोई, हाँ, ओवरव्यू ले लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले आपने मॉनेटरी पॉलिसी को इलैबोरेट करना है, डिफाइन नहीं। इट इज अ गवर्नमेंट डिमांड साइड पॉलिसी दैट कंसिस्ट्स ऑफ interest rates, manipulation of exchange rates, and changes in money supply to achieve
government objective through changes in aggregate demand. Inflation is a constant rise in the general price level of goods and services. Over a time, it can be demand pull due to rise in aggregate demand or cost push due to increase in cost of production and fall in aggregate supply. Government macroeconomic aims are price stability, balance of payment equilibrium, sustainable economic growth, and कौन सी मिस हो गई, अनहार्ड फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करना. तो ये हमने एक इनिशियल पैराग्राफ में सारा ओवरऑल स्केच दे देना है. जी मेरा बेटा. जी जी बोले बोले. जी जी. जी है, सब्सिडरी एम है लेकिन है. पॉवर्टी एलिवेशन भी है. ठीक है. बिल्कुल है, बिल्कुल है. इनकम गैप्स कम करना, सब कुछ ठीक है. अब मेरे बच्चों तसल्ली से, लेकिन मेन चार एम्स कौन से हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट हासिल करना, इकोनॉमिक ग्रोथ जो सस्टेनेबल हो, फ्यूचर में भी कंटिन्यू हो सके, और बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस में रखना, ओवर पीरियड इक्विलिब्रियम में रखना, और इन्फ्लेशन यानी प्राइस स्टेबिलिटी. ठीक है. ये आपने टर्म्स बोल दी. अब उसके बाद तसल्ली से आप बोलोगे, एक एक टूल को लेके चलो. गवर्नमेंट कैन रेज इंटरेस्ट रेट. इंटरेस्ट रेट रेज होने से वही कहानी सारी आप एक्सप्लेन करेंगे, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ज्यादा, रिटर्न ऑन सेविंग ज्यादा, उससे कंजम्पशन कम, स्पेशली लग्जरी आइटम्स की. फर्म्स की फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स वो छोड़ देंगे क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है. अब अच्छे बच्चे यहाँ पे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल थ्योरी का जिक्र कर सकते हो. इफ इंटरेस्ट रेट इज ग्रेटर देन MEC, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, फर्म्स विल रिड्यूस इन्वेस्टमेंट. ठीक है. नहीं तो सिंपल लेके चलो. उसके रिजल्ट में दो विड्रॉल्स की वजह से एग्रीगेट डिमांड गिरेगी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम हो जाएगी. राइट. अब एक तरीका यह है कि यहीं पे इंटरेस्ट रेट्स की डाउन साइड्स कर दो. नहीं तो आप बाद में इकट्ठी करो. नेक्स्ट जी, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से हमारे मुल्क में हॉट मनी इनफ्लो ज्यादा होंगी. फॉरेनर्स विल सेव इन आवर कंट्री, जिससे हमारी करेंसी की डिमांड बढ़ने से एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट होगा. अप्रिशिएटेड एक्सचेंज रेट से एक्सपोर्ट्स महंगी, इंपोर्ट सस्ती, डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी कम, नेट एक्सपोर्ट और कॉस्ट पुश भी कम क्योंकि रॉ मटेरियल सस्ते. समझ आ गया. ये इंटरेस्ट रेट. उसी तरह फिर मनी सप्लाई का क्वांटिटेटिव टाइटनिंग के थ्रू गवर्नमेंट करेगी कम मनी सप्लाई, अपने बॉन्ड्स बेच के लिक्विडिटी रिजर्व ज्यादा रखवाएगी बैंक से, अकाउंट्स फ्रीज कर देगी. क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी तो ये कहती है, हाँ, बिल्कुल आप कहते हैं कि फिशर कह सकते कहता है, लेकिन इसमें यूज नहीं करनी. फिशर के मुताबिक अगर आप मनी सप्लाई कम करते हैं, इन्फ्लेशन लेवल उतने ही रेट से कम हो जाता है. बस ये बता देना. ठीक है. प्राइस लेवल कम हो जाता है. उसके बाद मेरा, क्योंकि इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट होती है, इसमें बेशक वो बना दो, वरना वो मल्टीप्लायर वाला भी बना सकते हो, कोई मसला नहीं है. ठीक है. अब क्योंकि हमने इन्फ्लेशन, जी जी बेटे जी. आई डोंट थिंक देयर इज अ नीड, बट कर दो बेशक, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा आंसर. आई डोंट थिंक देयर इज अ नीड. अब मेरे बेटे, हमने आखिरी चीज. अगेन अगर आप लोग टाइम मैनेज कर सकते हो तो चीजें आपको बहुत पता लग गई हैं, लेकिन देख लेना कि टाइम मैनेज ना कर पाओ, ये ना हो. ठीक है. अब दूसरे एम्स पे आते हैं. ये है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी. अगर इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर थी तो एग्रीगेट डिमांड गिरने से भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट होगी. और हाँ, बाहर से ऊपर थी तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, लेकिन अगर फुल एम्प्लॉयमेंट थी तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी. समझ आ गया. इसमें वो मल्टीप्लायर वाला फुल एम्प्लॉयमेंट वाला डायग्राम बन सकता है. बना तो सकते हो, लेकिन अगर ईमान बहुत ग्रिप है और स्पीड पे बना सकते हो, अदरवाइज टाइम मैनेज कर लेना, थ्योरी बता देना. ठीक है. राइट. क्योंकि देखो उसने डायग्राम मांगा नहीं हुआ यहाँ पे, कोई भी डायग्राम नहीं मांगा हुआ, लेकिन बनाओ तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन ट्राई टू मेक श्योर कि जो डायग्राम बनाओ उसको रेफर करो कम से कम, या एक्सप्लेन करो. राइट. कम से कम रेफर जरूर करो. नहीं 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 होते हैं. इट एड्स A2 में रिजर्व मार्क्स नहीं है, लेकिन मार्क्स है. समझ रहे हैं आप मेरी बात. दिस इज एडिंग टू द क्वालिटी ऑफ योर आंसर.
डू नॉट शाई अवे फ्रॉम डायग्राम्स, लेकिन मुझे लग रहा है कि बच्चे यहाँ 10-10, 12-12 डायग्राम सोच रहे हैं, वो टाइम मैनेज नहीं कर सकोगे आप लोग। उसके बाद जी जी जी, आई आई एडवाइज अगेंस्ट दैट। सेक्शन बी और सी में आपके माइंड में इतना कुछ होता है कि आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं लिख लिख के। सेक्शन ए आपसे समझ नहीं आएगा, एंड वाला सेक्शन ए बहुत बुरा होता है। आई वुड से 32 मिनट्स एम करके सेक्शन ए खत्म करो, मैक्स 35 मिनट्स, अपने आप के लिए 5-6 मिनट स्टील करो, और इंस्टेड ऑफ 40 हैव 43 मिनट्स ईच फॉर दीज टू क्वेश्चंस। इसमें मेरा बेटा आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, आपको आता है। सेक्शन ए में बहुत सोचना पड़ता है, फ्रेश ब्रेन चाहिए। आई वुड पर्सनली डू सेक्शन ए फर्स्ट, देन सेक्शन बी, देन सेक्शन सी। सॉरी, दैट्स हाउ आई फील। बाकी जी जी मासिल, नो वरीज, नो वरीज, देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। आप जो मर्जी करो, बस लेबल करो कि मैं सेक्शन सी का पहले कर रहा हूँ, पार्ट 4 कर रहा हूँ। कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, दे विल मार्क इट एनी वेर यू राइट। ओके, लेट्स नाउ गो ऑन। यहाँ पे हो गया जी, मेरे ख्याल में ये एम्स वाला आप लोगों को बड़ा अच्छा पता है। छोड़ दूं ये क्वेश्चन? बस बच्चों, 12 मसाले वाला आंसर डालना है। इसमें अब मॉनेटरी पॉलिसी की लिमिटेशंस एक बार मैं जुबानी बता दूं। टाइम लैग्स, इंटरेस्ट रेट्स को 12 से 16 महीने लगते हैं, मनी सप्लाई को भी चेंज होने में, और गवर्नमेंट के हाथ से निकल भी जाती है। लिक्विडिटी ट्रैप जरूर लिखना है, ये A2 की लिमिटेशन है। मनी सप्लाई कम करने से इंटरेस्ट रेट पे कोई चेंज नहीं आएगा अगर लिक्विडिटी ट्रैप है, राइट, और उस केस में इकोनॉमी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। फ्यूचर कॉन्फिडेंस, आपने इंटरेस्ट रेट वगैरह बढ़ाए थे, मनी सप्लाई कम की थी, लोगों को इतना फ्यूचर कॉन्फिडेंस था, वो स्टिल खरीदते रहे, इन्फ्लेशन कम नहीं होगी। इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनएक्यूरेट फिगर्स ऑफ जीडीपी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन, जिसकी वजह से गलत फैसले हो गए, पॉलिटिकल इंटरवेंशन, ये सब कुछ आप करें प्रॉपर तरीके से। जी मेरा बेटा। देखो, रिक्वायरमेंट में तो कोई भी आप बना सकते हैं, लेकिन आई प्रेफर दोज, इन्फ्लेशन कम दिखाने के लिए ऑफ कोर्स आप ADAS वाला बनाओगे, राइट। एग्रीगेट डिमांड लेफ्ट पे शिफ्ट, साफ प्राइस लेवल नीचे आ रहा होता है, लेकिन इफेक्ट ऑन अदर एम्स के लिए आप दूसरा बना दो तो ज्यादा अच्छी बात है। मसला कोई नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट कौन सा वाला? फिलिप्स कर्व बना सकते हो, क्योंकि वो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का रिलेशनशिप दिखा रहा है, बेसिक सा फिलिप्स कर्व बना दो, शॉर्ट रन वाला, ठीक है। बट लेबल ठीक करना, एक्स वाई एक्सिस पे इन्फ्लेशन, एक्स इन्फ्लेशन रेट, एक्स एक्सिस पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है, और वो नीचे तक ले आना। दैट्स गुड इनफ जी। आई थिंक ये चौथा क्वेश्चन जल्दी से डिस्कस कर लें, ऑल्दो ये हमारे फेवरेट टॉपिक्स में से नहीं है, लेकिन कर ले जी मेरा बेटा, बोले। देखो, आपके मेजर क्वेश्चंस में तो ये इकोनॉमिक एफिशिएंसी वाले डायग्राम्स, कंज्यूमर बिहेवियर वाले, लेबर मार्केट वाले, फॉर माइक्रो, और फॉर मैक्रो यही मल्टीप्लायर, आउटपुट गैप्स वाले, ADAS वाले, ये जो फिलिप्स लेफर, ये हैं, ये आप फिस्कल पॉलिसी की लिमिटेशन के तौर पे लिक्विडिटी ट्रैप फॉर दैट बना सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल इन पे पूरा क्वेश्चन आपको आ सकता है। श्योर मेरा बेटा। जी। um, बहुत लंबा नहीं हो जाएगा आंसर, मुझे इस बात की फिक्र हो रही है। अगर आप लोग टाइम मैनेज कर सकते हैं जरूर करें, लेकिन सिर्फ 2 मार्क्स हैं उसके फिलिप्स कर्व के, तो आई वुड से शॉर्ट रन वाला ही बना के एम का कॉन्फ्लिक्ट दिखा दो। मैं दोबारा बनाता हूं, अब पहले मैं बना रहा हूं लेफर कर्व। लेफर नाम का एक, रोनाल्ड रेगन नाम के प्रेसिडेंट थे, उनका एडवाइजर था, इकोनॉमिक एडवाइजर, उसने कहा कि जी टैक्स रेवेन्यू वाई एक्सिस पे आएगा डॉलर्स में, और टैक्स रेट एक्स एक्सिस पे आएगा।
उसने कहा था जब 0% टैक्स रेट हो, जीरो रेवेन्यू होता है, फिर जितना टैक्स बढ़ता रहता है रेवेन्यू बढ़ता है। एक खास रेट के बाद अगर आप टैक्स बढ़ाते हो, लेट्स से 50%, तो आपका रेवेन्यू गिर रहा है। कुछ नोट करें, 50% पे आपका रेवेन्यू ज्यादा था और 60% पे आपका रेवेन्यू कम हो गया। उसकी वजह है डिसएडवांटेज टू वर्क एंड प्रोड्यूस। इतना ज्यादा आपने टैक्स लगा दिया कि भाई लोगों ने काम करना कम कर दिया और फर्म्स ने प्रॉफिट बनाना कम कर दिया कि हम हायर ब्रैकेट में जा रहे हैं। क्लियर ऑन दैट? According to Laffer curve, if rate of tax is too extreme on the highest level of incomes and profit, it causes disincentive to work and produce, and according to Laffer, revenue from tax will actually fall. ये फिस्कल पॉलिसी की लिमिटेशन क्यों है? फिस्कल पॉलिसी कहती है जब भी टैक्स ज्यादा लगाओगे रेवेन्यू बढ़ेगा, ये कह रहा है रेवेन्यू गिरेगा। लेकिन हर कंट्री का बेंड डिफरेंट है, किसी का 50% पे आएगा, किसी का 40 पे आ जाएगा। ठीक है, हर कंट्री का बेंड डिफरेंट जगहों पे होगा। बेटे समझ नहीं आ रहा, दोबारा बता दूं? ओके, नेक्स्ट इज जी कुजनेट कर्व। अब कुजनेट कर्व शोज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ओवर टाइम एज अ कंट्री डेवलप्स। वाई एक्सिस पे आपने लिखना है जीनी कोएफिशिएंट, which is a measure of income inequalities। जितना ये जीरो के पास उतनी कम इनइक्वालिटी, जितना ये ऊपर उतनी ज्यादा इनइक्वालिटी। और इधर वो रियल जीडीपी को, ग्रोथ और कंट्री की डेवलपमेंट का बना रहा है। यू नो ये यूं करके उल्टा बनता है कि भाई जब कंट्री लेस डेवलप्ड था, तमाम वर्कर्स मोस्टली प्राइमरी सेक्टर में थे, सिमिलर इनकम्स अर्न कर रहे थे, इनकम गैप्स कम थे। कंट्री डेवलप होना शुरू हुआ, इनकम गैप्स बढ़े, कुछ वर्कर्स सेकेंडरी में चले गए, कुछ अपना प्राइमरी में रह गए, उनके इनकम गैप्स बढ़ गए, सेकेंडरी वाले ज्यादा अर्न करे। फिर जब मोस्ट विल गो इनटू टर्शरी एज द कंट्री डेवलप्स इवन फर्दर, दोबारा इनकम गैप्स कम हो जाएंगे। क्लियर हो गया मेरे बच्चों? जी। क्वांटिटेटिव टाइटनिंग इज कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें आप मनी सप्लाई कम करते हो बाय सेलिंग योर बॉन्ड्स टू जनरल पब्लिक एंड बैंक्स। बॉन्ड्स आ जाते हैं हमारे पास, कैश चला जाता है गवर्नमेंट के पास, मनी सप्लाई कम, उनकी बेस पे लेंडिंग नहीं होती। रिजर्व रेशियोज, बैंक्स को कहो ज्यादा रिजर्व कैश में रखो, लेंडिंग कम हो जाती है। उनके अकाउंट्स फ्रीज कर दो सेंट्रल बैंक के पास जो होते हैं उसके थ्रू, ये सब क्वांटिटेटिव टाइटनिंग है। ठीक है, अब आपने किसी ने, अनस आपने कहा था कि ये बना दें एग्रीगेट एक्सपेंडिचर वाला डायग्राम। अच्छा जी, इसमें आपके पास बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। ए ई वाई 45 डिग्री लाइन, जिसका सिर्फ काम ये है कि ये एक एक्यूट एंगल है जो कि एट ऑल पॉइंट्स इन दोनों वेरिएबल्स एग्रीगेट एक्सपेंडिचर विच इज सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम और वाई यानी आउटपुट कंट्री की, दोनों को बराबर कर रहा है। जब मैं असल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लगाता हूं ए ई जीरो, यहां पे जो मेरा पहला इक्विलिब्रियम बना, लेट्स से ये मेरा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम था। अब अगर मैंने कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगाई तो ये ए ई वन पे नीचे शिफ्ट होगा, ए टू बी, और उसके रिजल्ट में हम ई वन पे आ जाएंगे। देखो डाउनवर्ड मल्टीप्लायर कितना आया, राइट? और अगर इसी को ऊपर शिफ्ट कर देंगे अपवर्ड मल्टीप्लायर आएगा। समझ आ रही है मेरे बच्चों? यस मासिल? हाँ जी बोले, सॉरी जब भी तुम बोलते हुए करता है, बोले। या गो हेड। हाँ, एई स्लोप्स ड्यू टू एमपीसी। जो हमारे विड्रॉल इंजेक्शन वाले हैं वो परफेक्टली स्ट्रेट लाइंस हैं। इसमें क्योंकि कंजम्पशन शामिल है तो जितनी एमपीसी होगी उतना एई अपवर्ड स्लोप करेगा। इंड्यूस्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एडिशनल इनकम का हम कितना कंज्यूम करते हैं, राइट जी? सो दिस क्वेश्चन इज डन। अब बच्चों जल्दी से जो 2-4 मिनट बच गए हैं उसमें ये वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। अगेन की टर्म्स,
Depreciation of foreign exchange rate. Exchange rate is price या value of one currency in terms of another. Depreciation is fall in the value of one currency in terms of another. Reason बता दो. This can be due to fall in demand for currency, let's say fall in demand for exports, or increase in supply of currency in the international market. Let's say we are importing more. फिर जी economic growth. Economic growth is rise in real GDP over time. It is calculated by the formula real GDP 2 minus real GDP 1 over real GDP 1 into 100. Real GDP 2 current year, real GDP 1 previous year. उसके बाद मेरा बेटा, it can be actual economic growth which is due to rise in aggregate demand, and we move from a point inside PPC towards PPC by utilizing our current resources more, and potential growth which is due to shift of PPC long run aggregate supply due to increase in quantity and or quality of resources. Low income countries have features like low real GDP per head, low levels of literacy, poor values of HDI 0.3, 0.4, and poorly developed infrastructure etc. ये आपके नॉलेज हो गई. 4 मार्क्स. अब डेप्रीसिएशन को हम लेके चलेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ से लिंक पे. करेंसी डेप्रीशिएट हो, एक्सपोर्ट्स विल बिकम, लिखना है relatively cheaper. Their international competitiveness, ability to compete will increase. Their demand should rise. Imports will become relatively expensive. They'll become uncompetitive. Local people will import less. If Marshall-Lerner condition was met, demand for exports and imports jointly was greater than 1 PED, करंट अकाउंट विल गो इनटू सरप्लस. एक्स माइनस एम का इंजेक्शन आएगा, उससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी. एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा. यही डायग्राम, बस एरो इधर हो जाएगा, ए ई जीरो नीचे और ए ई वन ऊपर हो जाएगा. इसलिए मैं कहता हूं इस डायग्राम को मिस ना करें, बहुत इजी है. एक्सप्लेन करें इसको, मल्टीप्लायर इफेक्ट बताएं. फिर जी, एक्सचेंज रेट नीचे होने से हम बात करेंगे. मजीद जी, आपका एक्सचेंज रेट नीचे हुआ है तो मल्टी नेशनल्स अट्रैक्ट होंगी. मल्टी नेशनल्स को लगेगा आपकी लैंड, लेबर, कैपिटल सब कुछ बहुत सस्ता है, वो आपके मुल्क में सेटअप करेंगी. अब मल्टी नेशनल के फायदे, लिंक विद एक्स माइनस एम, न्यू टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स, उससे भी इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी. नॉट ओनली एक्चुअल बल्कि पोटेंशियल भी, क्योंकि इतना रेवेन्यू गवर्नमेंट को उनके टैक्स से आ सकता है और उनकी इन्वेस्टमेंट से कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो जाएगा, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पे भी पैसा लगा सकोगे. लेकिन मसले क्या होंगे? एक्सचेंज रेट नीचे होने से आपके इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स विल बिकम एक्सपेंसिव. उससे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी. एग्रीगेट सप्लाई लेफ्ट पे शुरू होगी, शिफ्ट होगी, जिससे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन या स्टैगफ्लेशन आएगी. अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन विल बोथ राइज टुगेदर. फॉलो कर रहे हो मेरे बच्चों? एक बच्चा मुझे बता दो, आर यू गाइस फॉलोइंग इट? ओके. ओके, उसके बाद जी, एक्सचेंज रेट नीचे होने से आपका जो है शॉर्ट रन में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइंड होते हैं फॉर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, यस, डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स टेंड्स टू बी इनइलास्टिक. जे कर्व के मुताबिक आपका करंट अकाउंट मजीद डेफिसिट में जाता है, शॉर्ट रन में इकोनॉमिक ग्रोथ मजीद नीचे होती है. जे कर्व बना दो, एक्सप्लेन कर दो. जे कर्व बनाना आता है? एक बार बना दो. हाँ, जे कर्व बना देते हैं छोटा सा. यहाँ पे इधर आता है जी करंट अकाउंट पॉजिटिव. अच्छा, मैं उसको करता हूँ. इस वक्त फायदा क्या है? टाइम तो खत्म हो गया. आह, 4 मिनट रह गए. नेक्स्ट क्लास में इसको एंटर करूंगा, नेक्स्ट क्लास में एंटर करूंगा. जी, जे कर्व हमारा डेफिसिट था, हमने करेंसी डी वैल्यू की, डेप्रीशिएट हुई वक्ती तौर पे, शॉर्ट रन में डेफिसिट बढ़ा, लॉन्ग रन में सरप्लस हुआ. इधर टाइम लिखना है आपने. बहुत सिंपल सा डायग्राम है. राइट जी, अब इसको जल्दी से खत्म करते हैं हम. अब जी ये सब, जी जी जल्दी माजिन. आपका फ्रेंड. अच्छा जी, बताएं क्या कह रहे हैं. जी जी, बोले बोले. आई कैन नॉट. व्हाट आर यू सेइंग?
ठीक है जी, माजिल मुझे मैसेज कर देना जी। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट का शॉर्ट रन में इकोनॉमिक ग्रोथ गिरेगी, लॉन्ग रन में बढ़ेगी। कितनी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी या कम होगी विल डिपेंड ऑन हाउ ओपन द इकोनॉमी इज, हाउ मच इट रिलाइड ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। अगर कंट्री नेट इंपोर्टर है, यानी ज्यादा इंपोर्ट्स करता है एक्सपोर्ट से, तो शॉर्ट रन लॉन्ग रन दोनों में उसको नुकसान होगा, क्योंकि वो रॉ मटेरियल डिपेंडेंट है। इकोनॉमिक ग्रोथ गिरेगी। लेकिन अगर नेट एक्सपोर्टर है तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। दिस इज इट। चलें जी, अब क्लास खत्म करते हैं। अनलेस यू कैन ट्राई वंस अगेन मास्टर।